इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कंट्रोल ऑफ प्राइसेस। हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस के लेवल पर, जो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल होता है उस पर मार्केट क्लियर हो जाता है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई जो होती है बराबर होती है, यानी कि कोई शॉर्टेज या सरप्लस नहीं होता। बट ये प्राइस जरूरी नहीं है कि मोस्ट डिजायरेबल प्राइस हो, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट प्राइस को मार्केट क्लियरिंग लेवल से कम या ज्यादा रखना चाहती हो। अगर गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि प्राइस फ्लोर फिक्स कर देती है, देयर विल बी अ सरप्लस। जैसे देखो, इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए था पीई का लेवल और इसके आउटपुट क्यूई होना चाहिए था, पर गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि इस प्राइस से कम प्राइस नहीं रखा जाएगा, इस प्राइस से कम पे आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो अब क्या होगा, अब डिमांड रह गई है इस प्राइस पर इतनी, सप्लाई हो गई है इतनी, क्योंकि सप्लायर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो ज्यादा सप्लाई करना चाहता है। बायर के लिए प्राइस ज्यादा है तो कम डिमांड करेगा, तो यहां पर ये जो है इतना डिफरेंस का जो है ये सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो जो QS माइनस QD है, QS माइनस QD जो है दिस इज द सरप्लस, या मैं कहूं कि B माइनस A जो है दैट इज द सरप्लस, जो कि इस प्राइस के मिनिमम प्राइस रखने की वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब सरप्लस का साइज क्या होगा, यानी सरप्लस कितना होगा। अब सरप्लस का साइज क्या होगा ये प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर मान लो डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी डी और एस की बजाय ये थोड़े से डिमांड और सप्लाई कर्व लेस इलास्टिक हो जाए, यानी कि एस की बजाय सप्लाई कर्व S1 हो जाए और डी की बजाय डिमांड कर्व D1 हो जाए। ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई कर्व्स लेस इलास्टिक हो जाएं, तो जो सरप्लस है, सेम प्राइस फ्लोर से जो सरप्लस क्रिएट होगा वो सिर्फ कितना होगा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो QS1 माइनस QD1 या D माइनस C का सरप्लस क्रिएट होगा। ठीक है, देखो क्योंकि लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई का ज्यादा इलास्टिक होते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में सरप्लस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स करती है, यानी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना है, प्राइस को कंट्रोल करना है, और गवर्नमेंट जो है मिनिमम प्राइस फिक्स करती है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम के लेवल पे है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। तो देयर विल बी अ शॉर्टेज। जैसे इक्विलिब्रियम के हिसाब से तो इतना प्राइस होना चाहिए था और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया जी इस प्राइस से ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते, इस प्राइस से ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, सो उस सिचुएशन में इस प्राइस पर सप्लायर तो बेचने को तैयार ही नहीं है, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, तो देयर विल बी अ शॉर्टेज क्रिएटेड। जैसे जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो हैंड सैनिटाइजर होते थे उसके प्राइस की सीलिंग कर दी थी कि उसका प्राइस 500 रुपीज पर लीटर से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, 500 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। अदरवाइज क्या हुआ था, जो इतने 10-10 ml 15-15 ml के हैंड सैनिटाइजर थे ना, वो 100-100 रुपए में बिकना शुरू हो गए थे। मतलब ऐसी कंपनीज जिनको सैनिटाइजर का कुछ पता नहीं है ना, वो भी जो है ना बेचना शुरू हो गई थी सैनिटाइजर। पता है कि हाँ जी, एक सिंपल 70% अल्कोहल होना चाहिए, जो भी उसके अंदर डलता है अल्कोहल, विस्की वाला अल्कोहल नहीं, दूसरा अल्कोहल होता है, एंड साथ में ग्लिसरीन के अंदर वो मिक्स किया, 70% अल्कोहल हो गया, बस जी बना के 100 रुपए के अंदर 10-10 ml बेच रहे थे वो। तो गवर्नमेंट ने फिर उसकी प्राइस सीलिंग कर दी कि 500 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं बेच सकते आप। सो अब इस डिमांड और सप्लाई कर्व के साथ QD माइनस QS की शॉर्टेज क्रिएट हुई है, यानी कि अगर हम देखें तो कितने की, B माइनस A की शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब लॉ इस शॉर्टेज को एलिमिनेट करने के लिए जो प्राइस बढ़ना चाहिए वो बढ़ने नहीं दे रहा। इस शॉर्टेज को एलिमिनेट करने के लिए प्राइस इतना होना चाहिए जिससे कि डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल हो जाए और मार्केट क्लियर हो जाए, बट लॉ इस प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहा। तो अब ये शॉर्टेज कितनी ज्यादा या कम होगी ये भी किस बात पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर D और S की बजाय D1 और S1 डिमांड और सप्लाई का होते तो शॉर्टेज का साइज जो होता D माइनस C होता, यानी कि QD1
माइनस QS1, ये हमारा शॉर्टेज का साइज होता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट मिनिमम हाई प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम रखती ही क्यों है। ठीक है, जैसे पहले वाले की बात करें अगर हम इसमें, तो गवर्नमेंट हाई प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस रखती ही क्यों है, यानी कि सेटिंग अ मिनिमम हाई प्राइस विच इज मोर देन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स इनकम। जैसे इंडिया में देखा जाए तो मॉनसून से क्रॉप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है एंड प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस लो प्राइस की सिचुएशन में किसानों को एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम मिलता रहे, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, जैसे यहां पर MSP बोलते हैं जिसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि अगर सिर्फ डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से चले ना, तो जितनी उनकी कॉस्ट आ रही होती है हो सकता है उससे भी कम जो है किसानों को मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट रखते हैं जी इससे कम पे तो आप बेच ही नहीं सकते, इससे कम पे तो हम ना कोई बेचेगा ना कोई खरीद सकता है। तो ये क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम प्राइस जो है मोर देन द इक्विलिब्रियम रखती है। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट अ सरप्लस, जिसको कि फ्यूचर शॉर्टेज के केस में प्रिकॉशनरी स्टोर किया जा सकता है। अब सरप्लस क्रिएट हो गया, ठीक है, सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हैं, डिमांड इतनी है नहीं, तो सरप्लस क्रिएट हो गया। अब सरप्लस जो होगा उसको जैसे हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ FCI बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके गोडाउन्स के अंदर वो सारे का सारा सामान जो है रख दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज को जो बचा, उस शॉर्टेज से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनसे बचने के लिए प्रिकॉशनरी उनको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टू डेटर द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। कुछ लोग कुछ चीजों का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और उसके फ्यूचर में होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड एडिक्शन। ठीक है, तो जैसे सिगरेट एंड शराब, तो इनके प्राइस बढ़ाकर गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ाती है, साथ ही कोशिश होती है कि कंजम्पशन कम हो, यानी कि डिमांड कम हो। एंड दिल्ली गवर्नमेंट आकर नई एक्साइज पॉलिसी लाती है जिसमें दिल्ली में शराब बाय वन गेट वन के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है और सारा सरप्लस अब जो था ना, लोगों के घरों के अंदर जितना भी सरप्लस था वो सारे का सारा दुकानों से निकलकर जो है किसके घर पहुंच गया, लोगों के घर पे पहुंच गया। चलो अब तो ऐसे बंद हो गया सब ऐसा। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस। इसका पर्पस ये होता है कि ताकि वर्कर्स का वेज रेट एक मिनिमम लेवल से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि अगर देखो उनका प्रोडक्ट अगर कम प्राइस पे बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोड्यूसर होगा उसको कोई इंसेंटिव नहीं है बेचने में, तो प्रोड्यूस करने में कोई इंसेंटिव नहीं, चाहे शॉर्टेज तो कम हो जाएगी बट उसके साथ में ही जो मिनिमम वेज लेवल है वर्कर्स का वो भी एक मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है जो कि मोर देन द इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर गवर्नमेंट इस मिनिमम हाई प्राइस पर जो सरप्लस आएगा उसको करेगी क्या। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस सरप्लस को खरीद कर या तो स्टोर करेगी, जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, या कोल्ड स्टोरेज के अंदर जब भी जैसे क्रॉप हुई उनको कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है स्टोर कर दिया, जिस पीरियड के अंदर वो क्रॉप नहीं होती है, देखो सीजनल क्रॉप्स होती हैं जबकि कंजम्पशन पूरा साल चलती है, तो कोल्ड स्टोरेज से निकाल निकाल के बिकना शुरू हो जाता है। जैसे गोभी की बात करें, जो कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं हम, अगर कॉलीफ्लावर की बात करें ना तो सर्दियों के अंदर ये 10 रुपए किलो बिक रहा होता है, गर्मियों के अंदर ये 120 मतलब 150 रुपए आज के रेट में अगर मैं देखूं तो 200 रुपए किलो तक गोभी पहुंच चुकी है। ठीक है, टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच चुके हैं, जबकि 10 रुपए किलो जो है सर्दियों के अंदर धक्के खा रहे होते हैं बिकॉज क्रॉप का सीजन का टाइम वही है। तो वहां से प्रोडक्शन करके अब टमाटर को आप बाहर रख दोगे तो 10 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, तो उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना पड़ेगा, एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी कोल्ड स्टोरेज की कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी कौन बेयर करेगा, वो सारी की सारी कॉस्ट उसकी कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो गर्मियों में बढ़ जाती है। ठीक, चलिए जैसे अगर सरप्लस है तो क्या होगा, देखो ये मैक्सिमम नहीं, ये आई थिंक मिनिमम होना चाहिए। सो
गवर्नमेंट जो है इसके पास अब बी माइनस ए यानी कि क्यूएस माइनस क्यूडी का सरप्लस आ गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस अनसोल्ड सरप्लस को खरीद लेगी, जिसके लिए गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा, ए बी इंटू वॉट। अगर मैं देखूं तो ये सारे का सारा पैसा इनको स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा एरिया जो है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, तो ए बी क्यू एस क्यू डी, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि ए बी क्यू एस क्यू डी अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इस एक्सपेंस में स्टोरेज कॉस्ट को ऐड करेगी, यानी कि ये पैसा है प्लस में वो क्या करेंगे जी, इसके अंदर लगाओ स्टोरेज करने की कॉस्ट। ठीक है, अब स्टोरेज कॉस्ट को ऐड कर देगी और ये स्टोरेज कॉस्ट बचाई या कम की जा सकती है अगर ये सरप्लस को हम स्टोर करने की बजाय सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो सीधा हमारी कॉस्ट ये है, जिस रेट में बिकेगा उसका और इसका डिफरेंस जो होगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अपनी कंट्री में भी एक प्रिकॉशनरी मेजर की फॉर्म में हमारे पास ना एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टोरेज तो होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से आउटपुट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ना हो कि उस टाइम पे इतनी शॉर्टेज क्रिएट हो जाए कि हम जो है उसके प्राइस को कंट्रोल ही ना कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ना कई चीजों के एक्सपोर्ट के ऊपर ना बैन लगा देती है, या कई चीजों के एक्सपोर्ट की जो है लिमिट रख देती है। जैसे इंडिया से शुगर जो एक्सपोर्ट होती है उसका कोटा होता है कि इससे ज्यादा शुगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, बट वो कहते हैं कि अगर सारी की सारी तुम महंगी बाहर बेच दोगे तो यहां पर तुम दोगे नहीं, अगर यहां नहीं दोगे तो उस चीज की यहां शॉर्टेज होगी, यहां प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शुगर जो है एक नेसेसिटी है, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड की नेसेसिटी का पार्ट है शुगर, तो इसीलिए कंट्रोल रखा जाता है ताकि वो सारे का सारा जो है वो बाहर जो है लोग ना बेचते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो हो गया कि चलो गवर्नमेंट ने खुद खरीद लिया और या तो एक्सपोर्ट कर दिया या स्टोर कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि प्रोड्यूसर को क्वांटिटी सप्लाइड की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, इससे गवर्नमेंट की कॉस्ट तो बच जाएगी, बट ये पॉलिसी इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसको बोल दिया जाए कि तुम इससे ज्यादा मार्केट में बेच नहीं सकते। ठीक है, यानी क्वांटिटी सप्लाइड की रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो हर एक का सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे जो शॉर्टेज है वो जो सरप्लस था वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग की हेल्प से डिमांड बढ़ाई जा सकती है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स पर टैक्सेस लगाकर सब्स्टिट्यूट गुड की कंजम्पशन कम की जा सकती है। यानी जो हमारे पास है प्रोडक्ट, हमारे पास उसका सरप्लस है, फालतू क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे पास, तो जो लोग इसके बदले में दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहे थे उस चीज के ऊपर टैक्स लगा के इतना महंगा कर दो कि लोग जो है अपने आप इसके ऊपर वापस शिफ्ट हो जाएं। यानी सब्स्टिट्यूट गुड की कंजम्पशन को कम किया जाए तो इसकी कंजम्पशन जो है इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, अब मिनिमम प्राइस के साथ ना प्रॉब्लम ये है कि फर्म्स जिनके पास सरप्लस है वो प्राइस कंट्रोल को फॉलो ना करते हुए प्राइस कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर प्राइस इतना रखा हुआ है मान लिया, वो कहेंगे ठीक है हम जो है प्राइस को कट करके, जैसे इलीगल ग्रे मार्केट जिसको बोलते हैं, ऐसी मार्केट के अंदर बेच देते हैं जहां पर हम सस्ते में अपनी क्वांटिटी निकाल सकें। यानी कि प्राइस कंट्रोल को फॉलो ना किया और प्राइस कट करने की कोशिश करके, प्राइस कट करके अपने सरप्लस को खत्म करने की कोशिश करें। अब प्राइस ज्यादा होने की वजह से फर्म को एफिशिएंट होने का कोई इंसेंटिव नहीं रह जाता। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का एक इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो मेरे पास क्या इंसेंटिव है कि मैं अपनी कॉस्ट को कम करूं? कोई इंसेंटिव नहीं है कॉस्ट को कम करने का। मुझे पता है कि यार कमाई तो हो रही है ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ज्यादा टेंशन लेने की। ठीक है, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स हाई प्राइस की वजह से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए कॉस्ट जो कट करने का कोई मोटिव नहीं है। इसी तरह फर्म्स जिसमें ज्यादा एफिशिएंट हैं वो प्रोडक्ट बनाने का भी इंसेंटिव नहीं है, चाहे उसकी डिमांड उनके पास ज्यादा ही क्यों ना हो। वे दूसरा प्रोडक्ट वो बना सकते हैं, प्रोडक्ट कहते क्यों बनाए, कमाई इसमें है, कमाई इसको बनाने में है, प्राइस इसका गवर्नमेंट ने मिनिमम फिक्स कर रखा है, तो हम चाहे दूसरे चीजें बना सकते हैं बट हम क्यों बनाएं। हम तो इसमें जब ज्यादा कमाई इसके अंदर हो रही है तो हम इसी को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेटिंग अ मैक्सिमम लो प्राइस। सेटिंग अ मैक्सिमम लो प्राइस यानी इक्विलिब्रियम लेवल से
जब गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम प्राइस एक लोअर साइड में रख देती है, जिसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ना कई बार मैक्सिमम लो प्राइस यानी कि इक्विलिब्रियम से कम प्राइस पे फिक्स कर देती है ताकि वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर ना जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट कई बार वॉर या फैमिन या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कोविड के केस में गवर्नमेंट ने हैंड सैनिटाइजर के प्राइस को 500 रुपए पर लीटर का रेट मैक्सिमम फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आई हैव सीन कि लाइफ बॉय का एक हैंड सैनिटाइजर आता था कोविड से पहले, वो 30 ml के उसका ना 85 रुपीज के आसपास प्राइस था। ठीक है, 85। गवर्नमेंट ने प्राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी कि जो भी बिकेगा वो 500 रुपए पर लीटर से ज्यादा बिक नहीं सकता। तो अब जो स्टॉक बना हुआ है 85 रुपीज वाला, वो तो आप मार्केट में बेच ही नहीं सकते। क्यों? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि अगर 30 ml का है तो 15 रुपए से ज्यादा बिक ही नहीं सकता वो। तो अब उन्होंने उसके स्टिकर पर, जो पीछे प्राइस वाला स्टिकर होता है, बजाय उसका सिर्फ प्राइस चेंज करने के, उन्होंने स्टिकर के ऊपर एक और स्टिकर लगा दिया जिस पर प्राइस 15 रुपए का था। ठीक है, मतलब मैंने लिटरली देखा है कि मैंने देखा कि जैसे जब मैंने पैक लिया तो स्टिकर के मतलब ऐसा लग रहा था स्टिकर के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं था, हल्का सा साइड में जा रहा था। तो मैंने वो स्टिकर उतार के देखा तो नीचे उसके 85 रुपीज प्राइस था। ये 15 रुपए वाला नया स्टिकर किसने लगाया? गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, सो इस मैक्सिमम लो प्राइस की वजह से जो शॉर्टेज क्रिएट होगी उससे कई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब सेलर ने जो गुड्स बेचने हैं वो पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे बेचेगा? ठीक है, सेलर ने अपने कस्टमर्स को सामान बेचना है बट गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा तो हम आपको चार्ज ही नहीं करने देंगे। तो सेलर क्या कहेगा? सेलर कहेगा ठीक है जी, पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी कि जो पहले आएगा हम उसको दे देंगे। ठीक है, हमारे पास ये गिनती की 10 यूनिट्स हैं, हमने यही देनी है, इससे ज्यादा नहीं में होंगी। जैसे कोविड वैक्सीनेशन के केस में मैंने देखा था कि दिन में 50 स्लॉट थे बस। जैसे एक जगह पर किसी में 30 स्लॉट है, किसी में 50 स्लॉट है, यानी कि जो पहले आ जाएगा उसको पहले लग जाएगी, उसके बाद हो सकता है बंदे को वापस जाना पड़े। एक ये सिचुएशन हो गई। दूसरा, आधार जो होता है उसमें अगर आपको कोई चेंज करवाना होता था तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैंक्स वगैरह के अंदर जैसे कई जगह पर आधार मैंडेटरी कर दिया, उसके ऊपर फोन नंबर होना जरूरी है, तो लोगों ने फोन नंबर वगैरह अपडेट करवाना, ईमेल अपडेट करवाना, ये सब करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। बैंक्स जिनको इन्होंने बहुत ही लिमिटेड बैंक्स को जो था ना अलाउ किया इस चीज के लिए, एक अलग से ना एक जो था काउंटर लगा दिया जहां पर कि आधार अपडेट होते थे। तो वहां पर क्या हाल हो गया था, मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक जैसे मुझे अपने बेटे का आधार पे फोन नंबर अपडेट करवाना था, बिकॉज वो उसके बाहर जाने की वजह से वो फोन जो था ना वो कंपनी ने बंद कर दिया था। तो हम प्रीपेड उसमें पूछा हमने कि ये क्यों बंद कर दिया है आपने, हम तो रिचार्ज कर रहे थे। कहते रिचार्ज नहीं, 45 डेज तक इनकमिंग आउटगोइंग अगर नहीं होगी तो वो नंबर जो है बंद हो जाएगा और वो हम नंबर किसी और को अलॉट कर देंगे। एंड वो नंबर किसी और को अलॉट हो गया एंड वो नंबर बैंक के अंदर भी लिंक था। तो मेरा सबसे पहला जो वो जरूरत थी वो क्या थी, आधार पे फोन नंबर अपडेट करवाना। तो आधार पे अपडेट कराने के मैं बैंक में गया, तो बैंक में मुझे काउंटर पे गया, मैंने बोला जी चेंज कराना है। कहते आज नहीं होगा। मैंने कहा कब आए? कहते सुबह 10 बजे आना पड़ेगा। मैंने गार्ड से पूछा कि सुबह 10 बजे? कहते सुबह 10 बजे तो खुलता है काउंटर, लोग सुबह, हम सिर्फ 15 टोकन इशू करते हैं, सुबह 7 बजे लोग आ जाते हैं, 7 बजे 6:30 बजे लोग आ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, हम 9 बजे टोकन इशू करते हैं 15, पहले 15 लोगों को देते हैं, उन्हीं का काम होगा दिन में। यानी कि क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बहुत ही कम जो है उसके काउंटर लगाए। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम लोगों को लगी तो फिर गवर्नमेंट ने बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, उन सब के अंदर भी ये चीज जो है उन्होंने अलाउ कर दी और उसके बाद ये चीज कम हो गई। तो फर्स्ट तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। देखो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, बट इससे दुकानों के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर ऑनलाइन खरीदना होगा तो वेबसाइट क्रैश हो जाएंगी, जैसे फ्लिपकार्ट के साथ बिग बिलियन डेज में होता है। मतलब इनिशियली, आजकल तो नहीं होता खैर, क्योंकि पहले जो थे ये इतने ज्यादा डिस्काउंट्स देते थे
कि चीजें हमें लगता था कि इतनी सस्ती हो कैसे सकती हैं, कि वर्साचे के परफ्यूम्स मैंने बिग बिलियन डेज के ऊपर इनिशियल 2013-14 के अंदर वर्साचे के परफ्यूम जो हैं 2-2 हजार रुपए में खरीद रखे हैं। बट ये था कि जैसे ही सेल शुरू हुई 1-2 मिनट के अंदर ही हो सकता है वेबसाइट ही क्रैश हो जाए। सो ये सब चीजें जो होती हैं अगर मैक्सिमम लो प्राइस रख देते तो ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है रैंडम बैलेट। रैंडम बैलेट एक रैंडम ड्रॉ में सारे पोटेंशियल कस्टमर जो वो प्राइस देना चाहें उनका नाम लिख लिया जाता है और ड्रॉ से कंज्यूमर चूज कर लिया जाता है। जैसे मान लो 100 बंदे हैं जो इस प्राइस पर खरीदने को तैयार है, हमने 100 के 100 के नाम की पर्ची डाल दी और 10 हमारे पास चीजें हमने बोले जिन 10 के नाम निकलेंगे ना उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए होता है लॉटरी सिस्टम, नर्सरी स्कूल्स में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे कि एक एरिया के अंदर मतलब जिसके भी इतने इतने पॉइंट्स हैं उन सब के बच्चों के नाम डाल दिए, जो भी जितनी उनके पास सीट्स हैं उतने ड्रॉ हो जाएंगे, जिसका नाम आ जाएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फेवर्ड कस्टमर्स। फेवर्ड कस्टमर सेलर के दोस्त, फैमिली या रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है, जिनको अंडर द टेबल भी दे देता है, बाकी सबके लिए सामान नहीं है, अपना कोई दोस्त आया या कोई फैमिली मेंबर आया उसके लिए जो है सामान मिल जाएगा। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों को 4-4 हजार रुपए चेंज करवाने के लिए बैंकों के बाद 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, पुराने नोट के बदले में जब नए नोट मिलने शुरू हुए थे 2-2, 3-3 घंटे लोग लाइन में लगते थे, उसके बाद जाकर उनसे चेंज होते थे। हमें आज तक कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा बिकॉज हमारे एक रिलेटिव जो थे बैंक में मैनेजर थे, उनको हम घर पे पैसे दे दिए थे हमने कि हाँ जी निकलवाने नहीं है हमें पैसे, ठीक है, मतलब वो एक्सचेंज नहीं करवाने, हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं पैसे, उनको पैसे दे दिए कि हाँ जी ये जो है हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, अदरवाइज बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भी लाइनें थी। तो ये फेवर्ड कस्टमर वाला सीन है कि अगर फेवर्ड कस्टमर है तो उसको सामान मिल जाएगा, बाकियों को सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मेजर ऑफ मेरिट। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में जितनी फीस है वो तो बहुत सारे एडमिशन सीकर पे कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ सीट्स इतनी नहीं है, तो मेरिट बेसिस पर एडमिशन देकर इस शॉर्टेज को खत्म किया जा सकता है। यानी जो हाईएस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं ना उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। अब जैसे सिंपली अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे एसआरसीसी के अंदर एडमिशन किसी को लेना है तो सिंपल है कि उन्होंने रखा है जी 99.75% अगर मार्क्स हैं आपके, ठीक है, एक बार तो उन्होंने 100% भी रख दिया था कि 100% अगर हैं आपके तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो 99.75% अगर एग्रीगेट आपका है तो आपको बीकॉम ऑनर्स में या इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन दिया, तो जो शॉर्टेज थी एसआरसीसी के अंदर उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ए रूल ऑफ रेगुलेशन। जैसे दिल्ली में स्कूल्स में नर्सरी एडमिशन के टाइम पर पॉइंट सिस्टम बना दिया गया है, जैसे डिस्टेंस के अलग पॉइंट हैं, अगर आपका सिबलिंग पहले स्कूल में पढ़ता है उसके अलग पॉइंट हैं, तो इन सभी के साथ एक रेगुलेशन बना दिया कि जो वो पॉइंट को का क्राइटेरिया मीट करता है उसको एडमिशन मिल जाएगा। बट ऊपर लिए गए सभी मेजर्स फेयर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिसको जरूरत है उसको ना मिल पाए। ठीक है, अगर किसी जान पहचान वाले को फेवर्ड कस्टमर को सामान मिल जाए, जैसे कोविड के टाइम पे दवाइयों की शॉर्टेज हुई थी, तो कई ऐसे थे कि जिनकी नीड ज्यादा थी उनको नहीं मिला, लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे वो जिनकी जान पहचान थी उनको मिल गए, जिनकी जान पहचान नहीं है उनके पेशेंट बचे या मर गए कुछ नहीं पता, बट यह लोगों ने अननेसेसरी जो था ना उस चीज का होर्डिंग कर लिया था, यानी कि ये सब फेवरेटिज्म की वजह से हुआ था। सो गवर्नमेंट में अडॉप्ट ए सिस्टम ऑफ रेशनिंग कि इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगी, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इलीगल मार्केट फॉर दोज प्रोडक्ट इमर्ज हो जाती है, जिसमें जो कस्टमर ज्यादा प्राइस देना चाहेगा ना उसको, और जो लीगल मार्केट से रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं खरीद पा रहा वो उसको खरीदना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया जो कंट्रोल ऑफ प्राइसेस है गवर्नमेंट किस तरह से करती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो टैक्सेस एंड सब्सिडीज वाला पार्ट है कि गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स और सब्सिडी लगाती है वो पढ़ने वाला।